हरियाणा प्रदेश में चुनाव से पहले नायब सैनी के नेतृत्व में जब घोषणा पत्र जारी किया, उसमें हमने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी। हम 2100 रुपये हम महिलाओं को देंगे। और हमने पहली बार हुआ कि सेशन से पहले तो कैबिनेट होती है, लेकिन पहली बार शायद इतिहास में हो गया, सेशन के तुरंत नेक्स्ट डे हमने कैबिनेट बुलाई और उस कैबिनेट में केवल एक एजेंडा था, दीनदयाल उपाध्याय लक्ष्मी लाडो योजना हरियाणा सरकार शुरुआत करेगी। और उसमें हमने फर्स्ट फेज जो लिया उसमें 1 लाख तक जिनकी आईडी में इनकम है, उसमें लगभग 19.5-20 लाख महिलाएं आएंगी जिनकी 23 साल से उम्र से लेकर 60 वर्ष तक होगी। और 1 नवंबर को हम वो देने जा रहे हैं। हमने जनता के बीच में जो अपने मैनिफेस्टो में जो वायदा किया, लगभग हमने 217 के करीब हमने मैनिफेस्टो के अंदर हमने घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें हमने 41 हमने पूरे कर लिए हैं और इस वर्ष हमारा 90 का लक्ष्य है और अपना घोषणा पत्र को एक-एक करके हम पूरा कर देंगे। सर, फ्यूचर विभाग भी बनाया गया है, आगे कौन कौन से डिसीजन लेने हैं? इसमें बात थोड़ी अधूरी रहेगी। जो लाडो लक्ष्मी योजना में, इसमें हम 2100 रुपये प्रति महीना देंगे, जो लगभग एक वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ के करीब सरकार की तरफ से राशि देनी पड़ेगी। लेकिन सर, इसको लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। आपने जब घोषणा की थी तो आपने कहा था कि सर महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन अब नॉर्म्स खड़े कर दिए हैं तो उससे सब महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस ऐसे इसके लिए महिलाओं के लिए हमने जो वायदा किया हम पूरा करेंगे। माननीय नायब सैनी जी ने शुरुआत की है, शुरुआत अच्छी की है, भविष्य भी अच्छा होगा। सर, फ्यूचर विभाग का गठन किया गया है, ये विभाग क्या करेगा और किस तरीके से आगामी समय में हरियाणा के लिए काम करेगा? कौन सा विभाग? फ्यूचर विभाग। फ्यूचर विभाग अलग अलग से डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार जनता को शुल्क देने के लिए कम से कम लोगों को कठिनाई ना हो, सरकार जनता के नज़दीक जाए, खुद जाकर काम करे। अब अलग अलग काम डिपार्टमेंट बड़े की बजाय हम छोटे डिपार्टमेंट करके काम देंगे तो जनता को उसका अधिक लाभ होगा। इसलिए नायब सैनी की सरकार भविष्य के लिए हम हर आदमी बहुत जल्दी अप्रोच कर सके, जल्दी अपने काम करा सके, ऐसा विभागों के काम का बंटवारा करके आम जनमानस तक पहुंचने लगे आसानी हो। सर, क्योंकि हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, सब जगह बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है, किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। किस तरीके से देखते हैं आप? ये प्राकृतिक देन है कि अधिक वर्षा होने के कारण, जिससे हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें बहुत अधिक बारिश चल रही है, जिससे हरियाणा प्रदेश में भी बहुत प्रभाव है। क्यों हमारे हरियाणा के अंदर जमुना के अंदर पानी अधिक छोड़ दिया गया है, इसलिए जमुना के नज़दीक जो लगते जो गांव हैं उनमें काफ़ी मात्रा में फसलों को नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार पूर्ण रूप से पूरे प्रयासरत है कि प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति है उससे निपटा जाए। सर, 10 सितंबर से किसानों के लिए पोर्टल भी खोला जाएगा, जहां किसान अपना जो क्षति हुआ है वो पोर्टल पे अपलोड करेंगे। इसके लिए नायब सैनी सरकार ने हमने विधानसभा में ही सरकार के विपक्ष की तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन आया था और सरकार ने हमने उसको हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक्सेप्ट किया था, स्पीकर साहब ने। तो उसके बाद उस पर डिस्कशन हुआ तो 9 डिस्ट्रिक्टों में जहाँ पर फसल खराब हुई है और किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया गया था। सर, आज भी एक बैठक है, जिस बैठक में आप शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उस बैठक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। इसमें स्वस्थ भारत मिशन जो है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है। आज CR पाटिल की अध्यक्षता में पूरे आज हमारी मीटिंग है, जिसमें मेरे सभी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी भी आज मौजूद रहेंगे। मीटिंग चल रही है तो हमारा सेशन अभी आफ्टर लंच शुरू होगा, मैं भी जाऊंगा। इसमें हरियाणा पर की जो अब तक की जो प्रगति रिपोर्ट है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बाकी आज नए जो सुझाव होंगे एजेंडे के अंदर होंगे सरकार की तरफ से हम देना काम करेंगे। राज्य में कुल 6618 गाँव हैं, जिसमें से 3938 गाँव में ODF प्लस मॉडल गाँव घोषित किया गया है, जो कि 60% उपलब्धि दर्शाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM की जो व्यवस्था है
4,999 गाँव के अंदर की गई है, जिसमें राज्य औसत 75.53% पहुँच गया है। तरल जो अपशिष्ट प्रबंध GWM की व्यवस्था 5,872 गाँव में की गई है, जो कि 88.72% राज्य की औसत दर्शाता है। राज्य में कुल 6,700 गाँव के लिए SWM प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 6,277 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 2707 पूर्ण हुए, 1995 कार्यशील है और 172 प्रोजेक्ट अभी कार्यशील नहीं है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 2582 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2247 पूरे हो चुके हैं और 150 प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है और पूर्णता दर 87.2% है। इसी प्रकार से सामुदायिक कंपोस्ट फिट्स के लिए 9,416 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 1,517 पूर्ण हो गए हैं। वहीं सामुदायिक शोक फिट्स के लिए 16,719 का लक्ष्य था, जिसमें से 1,120 पूर्ण हो चुके हैं। और आज मीटिंग में हम हरियाणा प्रदेश की तरफ से मांग करें कि क्योंकि हम हरियाणा प्रदेश आज लगातार अब आगे स्वच्छता के मामले में आगे बढ़ रहा है, भविष्य में भी हम चाहते हैं कि पूरा प्रदेश स्वच्छता के मामले ODF हो। आज हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा छोड़ा गया है। हरियाणा के जो यमुना से लगते जो इलाके हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। सरकार की क्या तैयारी? इसके लिए जिस प्रकार से हथनीकुंड बैराज से लगभग 2 लाख क्यूसेक से पानी छोड़ा गया, मैंने पहले बताया कि पूरी सरकार रेड अलर्ट कर दिया गया है। पूरा प्रशासन बाकायदा निगरानी बनाए हुए है कि किसी प्रकार का कोई जान माल का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसलिए पूर्ण रूप से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं कि पूरे प्रदेश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री की आपने बात करी, अपना विदेशी दौरा रद्द कर दिया इसको। हाँ, मुख्यमंत्री, क्योंकि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जनता से जुड़े मुख्यमंत्री हैं, जिससे उन्होंने देखा कि प्रदेश में बाढ़ की जो स्थिति है और बढ़ रही है अधिक वर्षा के कारण, इसलिए प्रदेश को संभालना अति आवश्यक है। इसलिए उन्हें विदेश का दौरा भी रद्द कर दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री की बहुत सराहना करता हूँ। धन्यवाद। इस बार विधानसभा का जो सत्र रहा काफी हंगामेदार के लिए कांग्रेस पार्टी काम रोको प्रस्ताव लेकर आई थी और 6 बार हाउस एडजर्न हुआ, लेकिन जो प्रस्ताव लेकर आए थे स्पीकर साहब ने कहा ये आपका उचित नहीं है, इसलिए खुद कांग्रेस ने उसको चेंज करके लॉ एंड ऑर्डर पर प्रस्ताव दिया था और हमारे हरेंद्र कल्याण जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उन्होंने स्वीकार किया और 2 घंटे का समय डिबेट के लिए दिया। और अब आप देखेंगे, प्रोसीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जब विपक्ष ने कि उनके 5-6 लोग बोले, 2 घंटे का समय था, सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने को टोका टाकी नहीं की। जब हमारे लोगों ने डिबेट में बोलना शुरू किया, उन्होंने हंगामा फिर शुरू कर दिया और जब माननीय मुख्यमंत्री ने जब रिप्लाई देना था उसके बाद उन्होंने पूरा हंगामा खड़ा किया और बीच में ही ये पहली बार हम देखने को मिला कि जो प्रस्ताव लेकर आते हैं और अपनी बात कह लेते हैं और फिर वो बात रिप्लाई ना सुने वॉकआउट करके बाहर चले गए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि ये अपने स्टैंड पर कभी रहते नहीं और पहली बार ऐसा देखा गया है। हम सोच रहे थे अब की बार जब ये हाउस के अंदर आएंगे तो विपक्ष का नेता कोई न कोई जरूर होगा, लेकिन अब की बार भी देखने को नहीं मिला। सर, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं नेता विपक्ष का ना चुना? इसके लिए कांग्रेस पार्टी कमजोर पार्टी है, न इनको कोई संगठन है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जिसके देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हों और जो संगठन तय करता है वही लागू हो जाता है। इनमें कोई संगठन है न कोई एक दूसरे को मानने वाला है। इसलिए 11 साल में हरियाणा प्रदेश में इन्होंने अपनी कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, लेकिन जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी बनाए हैं वो एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए इनका कोई जनाधार नहीं है। धन्यवाद।